बार जोरदार तालियों के साथ आप अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराइए यहाँ पर। कैसा फील कर रहे हैं भैया हिसार आकर, घर आकर? बढ़िया फील कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। और क्या कहूँ, क्योंकि ये शब्द सिर्फ कहने के लिए होते हैं हमेशा, हर बार, हर जगह, लेकिन यहाँ हिसार में आकर मैं कभी मतलब बाकायदा इमोशन है और बाकायदा एक लगाव है, जुड़ाव है, एक बहुत कुछ जड़ों से जो मिला हुआ है, मिट्टी से, जड़ों से, इस हॉल से, जागरण फिल्म फेस्टिवल से, सबसे जो जुड़ाव है, और सबसे बड़ा अपने परिवार से, भैया से, घनश्याम जी से, पूरे परिवार से, और जो आपके सामने बैठी हैं इस परिवार से, क्योंकि इनके जो हस्बैंड हैं वो मेरे दोस्त हैं, प्रिय कॉलेज के ही दोस्त हैं, और जिन्होंने इस हिसार के अंदर थिएटर की शुरुआत, जिसे कह सकते हैं प्रोफेशनल टिकट लगाकर थिएटर हाउसफुल करवाना, गुलजार साहब को हिसार बुलवाना और मकरंद देशपांडे को हिसार बुलाना, नादिरा ज़हीर बब्बर को हिसार बुलाना, उनके नाटकों को हिसार बुलाना, मैं नाम कभी नहीं भूल सकता राजीव मनचंदा का, अरविंद शर्मा का, मैं मनीष जोशी का और अनूप मीचू का, ये नाम मेरे ख्याल से बहुत ना भूलने वाले हैं। इनके लिए ज़ोरदार तालियां बहुत ज़रूरी। यशपाल भैया को हम तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स पर आजकल देख रहे हैं, अलग अलग वेब सीरीज़ में देख रहे हैं, मूवीज़ में देख रहे हैं, एज अ थिएटर आर्टिस्ट भी देख रहे हैं। एक कलाकार के रूप में जो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है वो आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? मैं हिसार में मतलब कम से कम भी, मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि आप एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने हर विधा को बहुत अच्छे से जिया है। हाँ, मैंने टीवी भी मन लगा के किया है। नीली छतरी वाले, अगर किस किसने देखा है नीली छतरी वाले जैसा, या तारक मेहता जैसा, या मेरा नाम करेगी रोशन, या आहट, ये तो एपिसोडिक तो बहुत सारे किए हैं। तो टीवी भी किया है, OTT भी किया है। अभी 7 मार्च को अमेज़ॉन प्राइम पे दोपहिया आएगा, ज़रूर देखना, बहुत कॉमेडी और अच्छा एक वेब सीरीज़ है। और फिल्मों में भी काम किया है, थिएटर में भी काम किया है, हर जगह काम किया है। लेकिन जो मज़ा थिएटर में है, इसीलिए मैं ये भी बात बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बाकायदा, क्योंकि मैंने महसूस किया है, हर विधा में जिया हूँ, और इसीलिए बोल रहा हूँ कि थिएटर का जो मज़ा है वो किसी और में नहीं है। या तो थिएटर में है वो मज़ा, या फिर दादा लक्ष्मी जैसी फिल्मों में है मज़ा, क्योंकि वो थिएटर जैसी ही फिल्में ऐसी बोलता हूँ। मैंने ये सोचा था कि सिनेमा ऐसा करूँगा जिसमें थिएटर लगे, तो वो दादा लक्ष्मी में मुझे उस तरीके का सिनेमा करना है और आगे भी करता रहूँगा। तो थिएटर जैसा मज़ा कहीं नहीं है, और थिएटर में जो आपकी बॉडी बोलती है, क्या होता है सिनेमा में या टीवी में खासकर, आपको इतना कैमरा होता है, आप नीचे इमोशन चल रहे हैं, पैर क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, हिलो मत हिल, बिल्कुल मशीन सा हो जाता है इंसान, और बहुत इमोशन। लेकिन थिएटर के अंदर पूरी बॉडी, पूरे जेस्चर, पोस्चर, भागना, दौड़ना, चलना, उठना, बैठना, या फिर अच्छे सिनेमा में ये सब देखने को मिलता है, इसलिए थिएटर इज़ द बेस्ट। थिएटर में शायद आप लाइव रूबरू होते हैं अपनी ऑडियंस से, कोई कट्स नहीं है, कोई रीटेक नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई फिनिशिंग वर्क नहीं है, जो है वो सामने है। तो मेरे कोई ये भी नहीं कह सकता कि गंगा जल में आज तूने कमाल कर दिया। गंगा जल तो गंगा जल है जो है, लेकिन नाटक में ज़रूर ये हो सकता है कि आज थोड़ा नीचे था, आज ऊपर था, आज कमाल, आज तो अरे यार कुछ जादू हो गया, ये सब थिएटर में पॉसिबिलिटी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि क्रिएटिविटी इज इंटेलिजेंस हैविंग फन। अब द बेस्ट वे टू नो क्रिएशन, व्हाट इज इट? इट इज थ्रू क्रिएशन अलोन, एंड दिस इज व्हाई creation is said to be obscure, yet having a dim halo around it. And it is only the director or the actor who can actually detail you about what was his state of mind while performing. दादा लक्ष्मी की बात हुई, 70 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कैटेगरी में पुरस्कार, 1 शतक पार कर चुकी है ये फिल्म अपनी उपलब्धियों की सूची में। अनगिनत पुरस्कार मिलते जा रहे हैं इस फिल्म को। तो यशपाल भैया ये बताइए कि कुछ भी सृजनात्मक करने के लिए एक बेहद धीरज भरा सलीका चाहिए, एकांत चाहिए,
ठहराव चाहिए। और दादा लक्ष्मी को जिन्होंने देखी है वो शायद मेरी बात से सहमत होंगे कि आपने बहुत महीन काता है उसको। बेहद महीन कहने का मतलब कि चाहे वो भाषा हो, चाहे उसमें दिया गया संदेश हो, द मैसेज यू हैव कन्वेड थ्रू द फिल्म। ऐसे परिप्रेक्ष्य में जहाँ पर फिल्म हिट होने का जो क्राइटेरिया है वो बहुत अलग है, उसमें एक लोक कलाकार के ऊपर फिल्म बनाना, आपको नहीं लगा कि कोई डाउट नहीं आया, कोई संशय नहीं रहा? कितना चैलेंजिंग रहा दादा लक्ष्मी का आपका ये जो सबसे पहले तो डिसीजन बनाना? नहीं, बिल्कुल बड़ा आसान था मेरे लिए एक लव स्टोरी चुनना। लड़की अमीर है, लड़का गरीब है, साइकिल और कार टकराई, कुछ गाने रख दिए, एक आइटम सॉन्ग रख दिया, थोड़ी लड़ाइयाँ रख ली, कॉमेडियन रख लिया और आराम से 4-5 गाने बढ़िया से रोमांटिक सॉन्ग ये करके बहुत बढ़िया फिल्म बन सकती थी, जो पब्लिक को जो पसंद आती है अक्सर। लेकिन जो दुनिया ने किया फिर वो भी मैंने किया, तो फिर मैंने क्या किया? मैं भेड़ चाल में चलूं क्यों चलूं? एक अगर एक जिद हो और भेड़ चाल से अलग चलो तो मजा ही अलग है। आज मैं एक नॉवल लिख सकता हूं, 1000 पेज का एक नॉवल लिख सकता हूं मेकिंग ऑफ दादा लक्ष्मी पे पूरा। इतना एक्सपीरियंस है मेरे पास, क्योंकि मैं बीज से लेकर फल तो पता नहीं कितने मिले, लेकिन वृक्ष तक मैं साथ रहा हूं और पूरी कुछ जिया हूं मैं, एडिटिंग को भी, कॉस्ट्यूम को भी, आर्ट को भी, और हर म्यूजिक के भी जितने भी पड़ाव रहे सब में मैं बिल्कुल साथ जिया हूँ एक एक पल। तो इसीलिए मुझे जो एक्सपीरियंस दादा लक्ष्मी ने दिया है और जो चैलेंजेस इसमें मिले, लोगों ने कहा, मेरे मतलब खुद के मतलब जो को राइटर थे और जो खुद प्रोड्यूसर थे या बहुत सारे लोग आसपास के, बोले भाई ना तो इसमें कोई हीरोइन है, ना कोई ग्लैमर है, बोले ना कॉमेडी रख रखी, इतने कॉमेडियन भी ना है, बोले ना तो ना फाइटिंग रख रखी, कोई जगह मतलब मुक्का भी नहीं है पूरी फिल्म में, बोले ना कोई आइटम सॉन्ग है, ना कि मैं तू चलाओगा क्यों कर फिल्म। मैं बोला एक बार जो कर्जे में जो तड़प हो रही है उसे निकालने दो ना, जो पहले जो अंतरात्मा की जो आवाज़ निकल रही है अंदर से, पहले उसको होने दो। इसीलिए बोलते हैं ना कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, तो ये वो वाली आवाज़ थी। इसलिए किसी की सबकी सुनी मैंने, किसी की मानी नहीं इस डिसीजन में। बाकी तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ सहयोग दिया, हर मोड़ पे मेरे को कोऑपरेट किया। पूरे कम से कम भी इसमें 5000 लोग शामिल होंगे कोऑपरेशन में, क्योंकि सबके नाम लेना सबको वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कितना कितना कोऑपरेट किया है लोगों ने हरियाणा के, वो मैं जानता हूँ। तो ये जो चैलेंज था, और फिर कास्टिंग में सब बोले करे का ढूंढना, कहाँ पे ऑडिशन रखना, ये वो क्यों पंगे कर रहे हैं, तेरा छोटा बेटा जो है बिल्कुल परफेक्ट है इसमें, ले ले, उसने बात खत्म। एज भी, कलर भी, शक्ल भी सबके में तो मिल रहा है, और क्या चाहिए और मतलब सही 10 साल की एज चाहिए, वो परफेक्ट है, इनोसेंसी है। मैंने कहा उसके अंदर वो देसीपना नहीं है जो हरियाणा का चाहिए। देश बॉम्बे में पैदा हुआ है, बॉम्बे के उसके अंदर अरे पापा डैड ये चीज़ें हैं, तो मैंने कहा ना, थोड़ा सा तो बच्चे का जब किस्मत होगा जब मिल जाएगा उसको, इसमें नहीं। उसकी शक्ल भी नहीं दिखाई मैंने पूरी फिल्म, दोनों बच्चों के। तो ये कुछ सेक्रीफाइस, कुछ एक बड़ा लड़का था जो बड़ा यंग एज में जो लक्ष्मी है, उसके लिए हमारे हरियाणा के एक प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने बहुत बड़ी फिल्म बनाई है, जिम्मी शेरगिल, संजय मिश्रा, अखिलेंद्र मिश्रा, कुमुद मिश्रा, बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर, और करोड़ों रुपए, 15 करोड़ की फिल्म बनाई है, 15-20 करोड़ की। उस फिल्म में को जो उनका बेटा हीरो था प्रोड्यूसर का, तो उन्होंने मुझे भी कहा था कि मैं 5 करोड़ दूंगा, मेरे बेटे को हीरो ले लो इसमें। अगर मैं उसको ले चुका होता तो मैं आज यहाँ दादा लक्ष्मी की बात नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो फिल्म अच्छी नहीं बनी होती। और अगर फिल्म बनानी है और पहली फिल्म बनानी है, अब पता नहीं लोग कैसे कैजुअली ले लेते हैं। नहीं, मेरा तो ये है मानना, या तो कुछ काम करो या मत करो। सिर्फ लालच में कि गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है या यहाँ से पैसा, इतना पैसा जुगाड़ हो जाएगा फिर उसके बाद ये वो, तो मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी लक्ष्य के लिए अगर ये पैसा चाहिए
कि ये पैसा वहाँ मुझे काम आएगा, तब बात अलग है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे और भी चैलेंजेस हैं। मैंने बताया मैं किताब लिख सकता हूँ, बस यही काफ़ी है कि एक झलक सी चैलेंजेस की। दादा लक्ष्मी की एक और उपलब्धि जो मुझे अभी अभी पता चली है, अभी यशपाल भैया से बात करते हुए, कि दादा लक्ष्मी राजा मान सिंह संगीत एवं नाट्य विद्यालय के सिलेबस में इंक्लूड की गई है। ग्वालियर में नाटक, संगीत, सिनेमा के स्टूडेंट्स को फिल्म मेकिंग के वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में दादा लक्ष्मी को एज एन एग्जाम्पल कोट करके वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। जो लोग यशपाल भैया की यात्रा को जानते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, आमने सामने, क्योंकि यशपाल भैया सभी के लिए बहुत सरलता से उपलब्ध है, इनके अंदर कहीं पर भी वो सेलिब्रिटी फेम वाला टैग नहीं है, तो बहुत एक कठिन यात्रा से गुजर कर वो आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और इनकी यात्रा के लिए मुझे सिर्फ 2 पंक्तियों में संक्षिप्त में कहना चाहूँगी कि जैसे शिव मंगल सिंह सुमन जी की पंक्तियाँ हैं कि निर्मम कुम्हार की थापी से कितने रूपों में कुटी पिटी, हर बार बिखेरी गई किंतु मिट्टी फिर भी तो नहीं मिटी। बॉम्बे जैसी जगह में रहकर सरवाइव करना, वहाँ पर चैलेंजेस को फेस करना, एक कमर्शियल उसमें से निकलकर दादा लक्ष्मी जैसी चीज़ की एक सोच रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां इस दादा लक्ष्मी जैसी फिल्म के लिए। सेलिब्रिटीज़ की स्क्रीन फेम, एक होता है ना कि एक सिल्वर स्क्रीन और सेलिब्रिटी टैग के बाद जो एक अलग एक चकाचौंध में के माहौल में रहने के बाद व्यक्ति जो है वो बहुत उसका बदल जाता है प्रारूप जो होता है। और लेकिन जो यशपाल भैया को जानते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि कितनी व्यस्तता हो, कितना ही काम हो, कितनी ही भागा भागी हो, अगर इनको पता लगता है कि आज यहाँ पर इस मेरे साथी के साथ ये तकलीफ़ है, कोई दुख दर्द है, सुख में खड़े भले ना हो कोई बात नहीं, लेकिन दुख में इनको हमेशा खड़े पाया है। तो यशपाल भैया एक चीज़ बताइए कि आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में अपनों को सबसे ऊपर कैसे रख लेते हैं? ये मैं साक्षी हूँ इस चीज़ की, पिछले 25 सालों से तो मैं देख रही हूँ लगातार कि इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में चाहे दुनिया की कोई भी काम बड़े से बड़ा अटका पड़ा हो, ये अगर इनको पता लगा है कि मेरा ये अपना, मेरा ये दोस्त, मेरा ये जिनसे मैं बहुत स्नेह रखता हूँ वो तकलीफ़ में है, तो आप वहाँ पर यशपाल भैया को हमेशा खड़ा देखेंगे। तो कैसे पॉसिबल रहता है? हम आम लोगों के लिए नहीं रह पाता, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट शफल होती रहती है। नहीं, इसमें देखो ऐसा है कीर्ति जी कि कुछ भी एक्स्ट्रा वो नहीं करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक है। और भी बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो लोग देखते हैं, या तो ये नाटक कर रहा है, या तो ये दिखावा कर रहा है, या फिर ये मतलब झूठ बोल रहा है। क्योंकि मैं बोलता हूँ यार ये तो मेरा बिहेवियर है, मतलब अभी माँ ने सिखाया है, भैया ने सिखाया है, बचपन से हमारा यही रहा है। हमने अपनी मतलब सबको पेट पे लात मार के या पीठ पे पैर रख करके नहीं जाना है कहीं भी। वो है ना एक जावेद अख्तर की कौन सी लाइन है वो, नहीं मैं रुकता हूँ तो कोई मेरी पीठ पर पैर रख कर आगे बढ़ जाता है, और अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ तो किसी की पीठ मेरे पैरों तले आ जाती है। तो ये सिचुएशन हमेशा हो ज़रूरी नहीं, यू कैन स्टॉप योरसेल्फ। क्योंकि इन शर्तों पे तो नहीं कमाना पैसा, इन शर्तों पे तो फेम नहीं चाहिए, इन शर्तों पे तो मुझे नहीं बनना करोड़पति, साला वही 6 फीट की तो ज़मीन चाहिए मरने के बाद, वो मिल जाएगी आसानी से। छत चाहिए, दाल रोटी चाहिए, दाल रोटी फिल्म देखी तो यही चाहिए। और क्या चाहिए लाइफ में बताइए आप? कल फिल्म है एक बहुत अच्छी, रूई का बोझ, वो देखिएगा, कमाल की फिल्म है पंकज कपूर की, कैसे उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया। ये होता है स्पिरिचुअलिज्म इन एक्टिंग। आप किस तरीके से उसमें इतना डूब जाते हैं कि आपका बिहेवियर, आपके अंदर की मेंटलिटी आपके करेक्टर के अंदर आ जाती है, या करेक्टर की मेंटलिटी आपके अंदर आ जाती है। ऐसा करते करते मैं भगवान से बहुत धन्यवाद करता हूँ, मतलब मैं खुश हूँ इस बात से कि मैं लकी हूँ कि गंगा जल जैसे करेक्टर मेरे अंदर नहीं समाए तो बल्कि उन्होंने मुझे सीख दी। बहुत सारे करेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने, जो वायलेंस जिनमें थी, या
ऐसे थे। तो जब मेरे बच्चे जब बंदूक लेके करते ठा 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 ठा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, गंगा जल चल रही है सामने। तो मतलब बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ रहा है। मैंने बहुत कम कर दिया वैसी फिल्में करना, बहुत कम, आपने देखा भी होगा, बहुत कम। मैंने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की, नीली छतरी वाले जैसे रोल, राउडी राठौड़ जैसे रोल, सिंह इज किंग जैसे रोल, जिसमें थोड़ा सा चेंज हो, कॉमेडी हो या पॉजिटिव हो। मेरे बच्चे को गंगा जल वाले रोल पसंद नहीं है, बोले गंदे लगते हो अंकल, गंदे अंकल लगते हो आप। राउडी राठौड़ वाला पसंद है, भाई इसमें बहुत प्यारे अंकल हो आप। मतलब आदमी अच्छा होना चाहिए, उनको रोल है या उसका पैसा मिलता है या करेक्टराइजेशन ऐसा किया, उनको कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों के ऊपर ऐसा असर पड़ता है गलत। तो हमको एज ए फिल्म मेकर या एज एन एक्टर इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है कि हम क्या करते हैं, ताकि जैसे आजकल OTT पे बहुत वल्गैरिटी या गालियाँ ठूसी हुई या नंगापन या डबल मीनिंग के डायलॉग इतना हो गया है कि उसको बढ़ावा किसने दिया? हमारी आज की यंग जनरेशन ने। हमारी आज की यंग जनरेशन को चाहिए ही वही, वो वही चार चीज़ देख, मैक्सिमम लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोग, उनको चाहिए ही वो, उनको मज़ा आता है, सेंसेशन मतलब लगता है उनको। हम उनको क्या करते हैं, उकसाते हैं एज ए फिल्म मेकर, ये देखो, और उनको बड़ा मज़ा आता है। ग्रुप में भी देखते हैं, अकेले भी देखते हैं, वो बहुत मज़ा आता है उनको ये सब देखने में, और हम परोसते हैं। अगर आज इंडस्ट्री के 5 बड़े सुपरस्टार खड़े होकर डिसाइड कर लें कि पूरे इंडिया में अनाउंस कर दें गवर्नमेंट के सामने कि ऐसा कंटेंट हम नहीं करेंगे और ना करने देंगे, तो क्या मजाल के ये बंद ना हो जाए, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि और ऐसे बहुत थोड़े लोग होते हैं जो एक ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज़ करते हैं एज अ फिल्म मेकर। और मुझे लगता है दादा लक्ष्मी का जब आपने सोचा था तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कलाकार के रूप में जब आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, आप उस भीड़ से हटकर जो सही है उसके लिए खड़ा होना चाहते हैं, तो शायद इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं। बिल्कुल। और दादा लक्ष्मी को बहुत कमाल का सराहा है लोगों ने, ऐसी बात नहीं है, यंगस्टर्स का बहुत प्यार मिला है। नहीं, अरे मैं यंगस्टर ज़्यादा थे, बल्कि ये नहीं कि सिर्फ बूढ़ों ने तो बहुत कम देखी है, मैं बता रहा हूँ यंग लोगों ने जिस तरीके से और सराहा है और उसको अप्रिशिएट किया है, वो कमाल है। और एक एग्जाम्पल सेट करना था मुझे, हरियाणा के अंदर ये एक एग्जाम्पल सेट है, माइलस्टोन है। अब या तो इसके पहले की फिल्म या इसके बाद की फिल्म ऐसा हो, जैसे चंद्रावल थी, चंद्रावल क्योंकि इतनी हिट थी और उस वक्त मनोरंजन के साधन कम थे, तो वो वाली कॉमेडी जो आज शायद हमें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी उस वक्त क्योंकि अच्छी लगी और इतना वो किया, इतनी बनाई उन्होंने, मुश्किल से बनाई और इतना पैसा कमाया उसने, तो ये एग्जाम्पल सेट करने वाली बातें हैं। थोड़ा थोड़ा तोड़ा लाडो ने, सांझी ने, जरजोरू और जमीन ने, कुछ फिल्मों ने, पगड़ी ने, सतरंगी ने, कुछ फिल्में ऐसे तोड़ती रही उसको, जैसे हमारे हिंदी सिनेमा में बैंडिट क्वीन और सत्या, भेजा फ्राई जैसी फिल्में जिन्होंने एग्जाम्पल सेट किए, तो उसी तरीके से हरियाणवी सिनेमा में ये एक एग्जाम्पल सेट हुआ है। तो आज अगर कोई फिल्म बनाता है तो उसके सामने एक रहता है कि दादा लक्ष्मी अब क्या बनाना है, तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, ये पॉजिटिव है कि आप उससे कंपटीशन करके और अच्छा बनाने की कोशिश करो। मैं तो उसको सैल्यूट करूंगा जो भी बनाएगा। हर आर्टिस्ट के अंदर यशपाल भैया एक भूख होती है किसी एक किरदार को निभाने की, उस किरदार को निभा के जहाँ उसको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक तृप्ति का भाव मिलता है। आपने उस तरह का कोई किरदार निभाया है अभी तक, या यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट रोल? नहीं, मैंने थिएटर में तो बहुत निभाए हैं और कोशिश की है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जब आपने नाम लिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन का रोल किया था, जिसमें मैंने जर्मन एम्बेसी में जा कर के, मैक्स मुलर भवन में दिल्ली में जाकर ओरिजिनल आइंस्टाइन के फुटेज देखे थे फिल्म के, और उसी की तरीके से उसके बारे में 2-3 बायोग्राफीज़ पढ़ी थी। उसके हाव भाव, उठना बैठना, उसी के जैसे कपड़े, उसी के जैसे बाल, उसी के जैसे बनने की कोशिश की। ऐसे ही और भी बड़े ने खेले छोटे खेल। आर्कएंजल्स डोंट प्ले पिन बॉल गेम, इट्स अ डेरियोफोज प्ले,
जो कि बहुत फेमस है, मेरा वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी प्ले रहा है अभी तक। रोबिन दास ने जो किया था, ये मोहन महर्षि ने किया था, और भी राज दर्पण है, और बहुत सारे नाटक ऐसे रहे हैं। जो मकरंद देश पांडे का नाटक है करोड़ों में एक, मेरे को पूरा हिला के रख दिया उसने स्पिरिचुअली, रियली बहुत चेंज किया उसने। और ये कौन सा था, बहुत सारे नाटक ऐसे रहे हैं, और मुझे बाकायदा फ़ख्र है कि मैं इनका हिस्सा रहा हूँ। और बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। तुगलक नाटक में मैंने मतलब बहुत कुछ सीखा है। 4 महीने सब मोबाइल में बंद कर देता हूँ, और क्योंकि आपको कुछ तो सरेंडर करना पड़ेगा। परिवार से दूर थोड़ा सा, मतलब एक चीज़ में अगर घुसना है तो थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा उसमें त्याग। तो तुगलक के टाइम पर मैं बिल्कुल रातों को जागने लग गया था, मेरी आंखें में, लेकिन आंखें स्ट्रॉन्ग, और दाढ़ी बिल्कुल मुस्लिमों जैसी। और मेरा ही क्लासमेट बोला, यार तू इतना विशाल लगने लगा है मुझे, क्योंकि वो स्टेज के ऊपर वहाँ पर खड़ा होकर के जब पूरी पब्लिक को बोलता था, जब वो, तो वो अपने आप को इतना विशाल महसूस करता था, तो विशाल लगता है। और जैसे ही कोई दूसरे कोई कैरेक्टर होते हैं तो फिर आपने बिल्कुल छोटे से लगने लगते हो, आप अंदर से भी हो जाते हो वैसे, तो आपकी लाइफ में बड़ा असर पड़ता है, बड़ा मज़ा आता है। ये कमाल की विधा है कि एक ही जीवन में हम हज़ारों जीवन जीते हैं, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम बीइंग डूइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग अ परफॉर्मर, ये यशपाल भैया ने बहुत बड़ी बात बोली है कि सिर्फ एक माध्यम के थ्रू आप अलग अलग किरदार निभाकर अलग अलग लोगों का जीवन जी लेते हैं। बट द क्वेश्चन स्टिल persists. Theatre is a live medium. Once it has been showcased, it has been showcased. There is no rewind, there is no play button in it. कैरेक्टर जहाँ पर आपको लगे कि हाँ मूवीज़ में वो कैरेक्टर, आर यू स्टिल वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर रोल, कि जहाँ आपको लगता है हाँ ये अब मैंने बहुत तृप्ति का काम किया है, कि अब मेरी नहीं, अभी तक तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। नंबर एक तो मुझे कभी ऐसा लगता है नहीं कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, क्योंकि मैंने नहीं किया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 रोल होंगे ऐसे जो मुझे लगता है कि यस आई अचीव्ड समथिंग। ये बात आपके दर्शक तय करेंगे। आप बताइए यशपाल भैया कमाल के एक्टर हैं कि नहीं है? तालियों के साथ बताइए, हम तो तालियों की भाषा समझते हैं यहाँ पर। नहीं, थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट दैट। बट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2 बीघा ज़मीन जैसी फिल्म करनी है, मुझे शराबी जैसी फिल्म करनी है, मुझे उस तरीके की फिल्में करनी है जिसके अंदर वो करैक्टर शुरू से अंत तक रहे और उसी के ऊपर पूरी एक स्टोरी हो। मतलब कहीं मैं और वैसा कर रहा हूँ। मैं भी अभी एक OTT प्लेटफॉर्म खुलने वाला है आज या कल में ही, उस पर मूसो फिल्म से शुरुआत होगी। जब मूसो ज़रूर देखना आप, और छिपकली फिल्म अगर कभी आती है तो देखना, भी उस पर विवाद चल रहा है। और भी इस तरीके की कुछ फिल्म हैं जो मतलब ऐसे रोल हैं मेरे, जो मेरे ड्रीम रोल हैं, जो किए हैं लेकिन अभी तक पब्लिक के सामने नहीं आए हैं। तो अभी तो बहुत कुछ करना है। तो हम क्या इंतज़ार में रहें कि आपकी जो अगली डायरेक्शन के अंडर फिल्म होगी उसमें कहीं ना कहीं आप खुद ऐसा एक रोल निभाएंगे? हाँ, अगली तो मेरी दादा लक्ष्मी 2 होगी, और उसमें मैं दादा लक्ष्मी का किरदार निभाऊंगा, क्योंकि पार्ट 1 में मेरा ज़्यादा किरदार नहीं था, उसमें बच्चे का और यंग लड़के का था। तो अब जो होगा वो मेरा किरदार होगा मेजर, मतलब उसके लिए। और उसके लिए फिर वही बात है कि जान लगाएंगे, बहुत रिसर्च करेंगे, बहुत कुछ फिजिकली, बॉडी लैंग्वेज, ये वो सब कुछ रीड करना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा, उसकी फिलोसफी को समझना पड़ेगा, उसकी ग्रेटनेस, उसकी ब्रह्म ज्ञान को समझना पड़ेगा, उसके तीसरी आँख खोलनी पड़ेगी, बहुत कुछ मेरे ख्याल से डेडिकेशन निभाना पड़ेगा उसकी। और भी बहुत सारे मेरे करैक्टर उस तरीके के हैं जो स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, और स्क्रिप्ट ध्यान में है कि करनी है, बस कब शुरू होगी ये थोड़ा सा है, वो जल्दी ही एक एक करके करेंगे। लेकिन मैं सहजता चाहता हूँ, गुलजार साहब की तरह। जब वो शायरी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है बोल रहे हैं, और जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है शायरी। तो ये जो कई बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं वो चीज़, मकरंद देश पांडे के अंदर भी वो चीज़ है काफ़ी हद तक। और भी बहुत सारे लोग हैं जो सहजता को वो बहुत मुश्किल है। हम तो अभी राह पे हैं, सीख रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो जो उम्र के साथ साथ परिपक्वता जो एक आएगी रोल्स के अंदर भी, समझ के अंदर भी और एक्टिंग के अंदर भी, वो मुझे अचीव करना है।
और वो अभी मेरे ख्याल से 10% ही किया हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है। प्रतिभा मैम को जो लोग जानते हैं उनको पता होगा कि प्रतिभा मैम की अभी एक किताब आई है, अर्बन नक्सली बीवी। मैंने पढ़ी नहीं है अभी, कुछ समय पहले ही उसका विमोचन हुआ है। उस किताब के बारे में बताइए कुछ। हाँ, अर्बन नक्सल बीवी है, मेरे घर पे ही है। तो और मेरी जो वाइफ है प्रतिभा, उसके विचार जो हैं वो थोड़े क्रांतिकारी हैं, रेबेलियन विचार हैं। वो दलितों को बहुत सपोर्ट करती है, महिलाओं को बहुत सपोर्ट करती है, जानवरों को बहुत सपोर्ट करती है जो उन पर अत्याचार करते हैं। तो वो उस तरीके की मेंटलिटी की है और उससे वो देखा नहीं जाता कुछ गलत हो रहा हो तो। आज कुछ भी गलत हो रहा हो कहीं भी तो हम चुप रहते हैं ना, तो वो चुप नहीं रहती। वो कुछ मशाल लेके जंतर मंतर पर नहीं जा सकती, तो वो कविताएं लिख देती है, तो कहानियाँ लिख देती है, कविताएं लिख देती है। मेरे ख्याल से एक आर्टिस्ट के लिए सबसे अच्छा ज़रिया यही है कि हम अपने आर्ट के ज़रिए उस क्रांति को, उस रेबेल मानसिकता को हम दर्शाएं। तो वो कविताएं लिखती है, उन्हीं कविताओं का एक संग्रह है, उसमें कविता भी है अर्बन नक्सल बीवी, तो उसी के नाम से ये किताब का नाम है। मैंने पूरी पढ़ी है, एक्चुअली पढ़ी है क्या, मैं तो जो नहीं छपी है वो भी पढ़ी हैं। तो जब लिखती है तो सबसे पहला मैं ही होता हूँ पाठक, तो मुझे सारा मतलब उसकी मेंटलिटी किस कौन सी घटना पे कौन सी कविता लिखी गई, किससे दुखी आकर के इसमें आग निकली, ये क्या हुआ, तो वो सारा मेरे क्योंकि घर में ही है तो मैं उसका साक्षी हूँ। तो वो किताब है जिसका अभी वर्ल्ड बुक फेयर जो हुआ था प्रगति मैदान में, उसमें भी उसका विमोचन हुआ और अमेज़ॉन प्राइम पे वो मिल जाएगी अगर आप ढूंढेंगे तो, अर्बन नक्सल बेबी। मेरे ख्याल ये मनोज छाबड़ा बैठे हैं, ही इज़ ए ब्रिलियंट राइटर एंड पेंटर, हमारे हिसार के ही टैलेंट हैं और अगर चाहते तो बहुत आगे बढ़ सकते थे अगर किसी के पीछे लग करके या कुछ चापलूसी करके, लेकिन या गवर्नमेंट के वो करके, लेकिन नहीं, तो आज तक भी उसी तरीके से पिल्लर की तरह खड़े हैं। वो उनके अंदर भी रेबेलियन ये जो है वो ज़्यादा है, बहुत है, और जिनके अंदर ये होती है वो उठ के देख रहे, एक बार उठ जाओ, वो उठ के देख रहे कौन सा। एक बार तालियां मनोज छाबड़ा जी के लिए। हाँ। बाकमाल पेंटर है, हाँ। राइटर है, पोएट है, एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। और हमारे मनीष जोशी भी यहीं बैठे हैं, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो देख लो। वैसे तो हिसार में कौन है जो नहीं जानता होगा। और आपको ये जितने यहाँ, क्योंकि बहुत सारे युवा बैठे हैं, तो आपको एक बात बताती हूँ कि ये जो जितने लेखक, कलाकार, आर्टिस्ट जो होते हैं, ये जो कैटेगरी है, जो कि एक वर्ग है जो थोड़ा सा सनकी होता है। सनकी का मतलब आप इनको नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जैसा नहीं पाएंगे। इनको जो समझ आता है वो आता है, जो नहीं आता है वो नहीं आता है। कहीं बहुत ज़्यादा चापलूसी करते नहीं दिखेंगे, एक अपनी जोन बावड़ापन तो होना चाहिए। दादा लक्ष्मी में एक डायलॉग मैंने जोड़ा इसलिए कि वो बोलता है इसके साथ ही जो होता है वो दोस्त उसका, बावड़ाए है, तू भी बावड़ाए है, बुरे गानियाँ बजानियाँ बावड़े होया करें। तो जो गानियाँ बजानियाँ मतलब का मतलब है कलाकार जाति, ये पूरी बावड़े ही होते हैं। अगर आपको कोई रोल मिला है, अगर आपके अंदर छटपटाहट नहीं है और आपको अच्छे से नींद आ रही है, डकार ले रहे हो, तो इसका मतलब कहीं कमी है, मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। वो नहीं हो सकता। To be an artist, to be a creative person, you need to be in that particular zone. एक अपनी जोन होती है जिसमें आप रहकर काम कर सकते हो। फिर जो आसपास के डिस्ट्रैक्शंस चल रहे होते हैं वो आपको समझ नहीं आते कि चल यार यहाँ चलते हैं, इस तरह की बातें समझ नहीं आती हैं। वो व्यक्ति अपनी एक जोन में है, अपनी एक धुन में है, उसके माइंड में चल रहा है और आप इनको बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहाँ पर हमारे बीच में कई आर्टिस्ट बैठे हैं, लेखक बैठे हैं, और जो बिल्कुल चुप बैठे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। पात्रा साहब, मेहर रंजन पात्रा सर बैठे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि ये मेरे टीचर भी रहे हैं, मेरे कलीग भी रहे हैं विश्वविद्यालय में। इट्स एन ऑनर सर। तो ये एक पहचान है जो, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत युवा वर्ग बैठा है जो अभी समझने की कोशिश कर रहा है, कुछ बातचीत समझ आ रही है, कुछ नहीं भी आ रही है। तो ये
यशपाल भैया, हमारे सामने एक ऐसा युवा बैठा है जो खुद को अपनी एक पहचान देना चाहता है, यशपाल शर्मा की तरह। इन लोगों के लिए कोई मैसेज, कोई संदेश? नहीं, मैं क्या बता सकता हूँ जब मैं खुद ही अभी ढूंढ रहा हूँ वो संदेश क्या है। तो बस मैं तो यही जानता हूँ कि मेरे लिए एक्टिंग, अगर एक लाइन में बोलूँ तो यही है, और वो आप भी समझ लो, ऐसा झूठ जो सच लगे। कहानी लिखी हुई है, चाहे बायोपिक है या कुछ भी है, या हमारे वेद शास्त्र पुराणों की कोई कहानी है, या हिस्ट्री की कोई कहानी है, या कोई भी कहानी है, तो कहानी है, तो ड्रामा। बोलते ना ड्रामा मत कर रहे, मतलब कोई झूठ बोल रहा है तो ड्रामा कर रहा है, लेकिन वो ऐसा ड्रामा करना है कि वो झूठ ना लगे। ये आपकी एक्टिंग का स्किल है। तो दिखावा बंद करना पड़ेगा अपने टीचर को, अपने डायरेक्टर को, अपने सीनियर्स को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना अच्छा एक्टर हूं, देखो मैं हंस रहा हूं, देखो मैंने ये जो आप कर रहे हो स्टेज पे या जो आप करना चाहते हो, वो अगर आपने ये कह दिया कि देखो मैं चला के दिखा रहा हूं आंखें ऐसे करके, वो आपको दिख जाएगा। इसलिए घटिया एक्टिंग उसी को कहते हैं। आपको करते हुए लोग दिख जाएंगे कि यार ये कितना बेकार लग रहा है। और क्यों इरफान खान अचानक से अच्छा लगता है, वो लगता है फ्रेश, अभी बोला उसने। ये डायलॉग लिखा हुआ नहीं है, ये उसका है, अंदर से निकली हुई आवाज़ है। तो वो अच्छे एक्टर में बुरे एक्टर में पता चल जाता है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी, जिसको भी इस फील्ड में जाना है, तो 3 चीज़ें सत्यदेव दुबे जी बोलते थे कि बहुत ज़रूरी है एक्टिंग सीखने के लिए। नंबर 1 प्रैक्टिस, नंबर 2 प्रैक्टिस, नंबर 3 प्रैक्टिस। क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, सूडो इंटेलेक्चुअलिटी खराब है, जो पढ़ करके किताबों से या बोल करके कि एक्टिंग ऐसी होनी चाहिए, एक्टिंग ना फील होनी चाहिए। बोलो मत, करके देखो। आपको शुरू में गलत लगेगा, खराब लगेगा, झूठा लगेगा, लेकिन धीरे 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 देखना आप उसकी गहराई में, उसको ही सच मानने लगेंगे, और आपको बिलीव करना पड़ेगा कि यस दिस इज राइट। तो अगर किसी को इतना डूब करके काम करना है, गहराई में जाना है और डेप्थ में काम करना है, तो प्रैक्टिस तो जरूर करनी पड़ेगी। और इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात लास्ट में बोलता हूँ एक्टिंग के बारे में आपके लिए, कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 4 तरीके हैं। आंगिक क्या होता है? शरीर से, आपके शरीर से हाव भाव, ये आईब्रो उठाई तो कैसा, पेट आगे है तो कैसा, नाक आगे है तो बॉडी लैंग्वेज, जो मुद्राएं जो भरतनाट्यम में या कथक में, ये आंगिक हुआ। या कैसे बैठते हैं, मतलब कैसे बैठना चाहिए, या किस तरीके से ऐसे हाथ, ये वो, उसमें क्या क्या मीनिंग है। एक है वाचिक, जो शाब्दिक, कि कितना, क्यों इंग्लिश फिल्म में आराम से ऐसे बात करते हैं, और क्यों मतलब हमारे हिंदी फिल्मों में है कुत्ते कमीने, ये क्या है? तो क्या सही है क्या नहीं है, ये है वाचिक। कितने उतार चढ़ाव, कितने उसके अंदर नेजल वॉइस, या कितनी सांस भी शामिल है इसमें। और तीसरा है आहार्य, आपके कपड़े, आपका मेकअप। लेकिन ये तीनों बेकार हैं अगर चौथा सात्विक फीलिंग, एहसास अगर नहीं है तो उस पे ध्यान देना सबसे पहले जरूरी है। What a wonderful इसीलिए message. थिएटर बहुत अच्छा इसीलिए होता है कि उसके अंदर ये सबसे ज्यादा काम करता है। बाकी चीजों की कमी भी होना, करोड़ रुपया नहीं है कोई बात नहीं, अरे सांप नहीं है कोई नहीं, अपन ये कपड़े को लपेटो ना सांप बन जाएगा। तो ऐसा है इस थिएटर। तो इसीलिए उसमें क्या है, सात्विकता की बहुत स्ट्रेंथ रहती है। इसीलिए ये आपको कितना समझ आया हिंदी के शब्द मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा इंग्लिश में बताऊं तो इसको कहते हैं वर्बल, वोकल एंड विजुअल कम्युनिकेशन। और इसमें 4th पार्ट जो ऐड किया है, दैट इज़ प्योर हार्ट, जो यशपाल भैया ने अभी जोड़ा है। और इसका एक साइंटिफिक फॉर्मूला हम कहते हैं 7:38:55 का रेशियो की। वर्बली आप जो कुछ बोल रहे हैं दैट काउंट्स ओनली द 7%, 38% वोकल, कि आप किस पिच पे बोल रहे हैं, किस पेस पे बोल रहे हैं, जल्दी बोल रहे हैं, धीमे बोल रहे हैं, एंड रेस्ट 55% इज योर बॉडी लैंग्वेज, आपके हाव भाव, भाव भंगिमाएं। यही एक सिंप्लीफाइड वर्जन में यशपाल भैया ने हिंदी में बताया, वर्बल, वोकल एंड विजुअल। बट द जिस्ट ऑफ द होल थिंग
which I assume is the treasure trove of the whole conversation, is a pure heart. You need to have that pure heart. वो purity तो maintain करनी पड़ेगी. बहुत लंबा नहीं कुटिलता के साथ चल पाते हैं.